नमस्कार। बच्चे हैं अनमोल परिचर्चा में आपका पुनः स्वागत है। आज के 9वें अंक की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक एवं विद्या भारती के सेवा प्रमुख अवध प्रांत के रजनीश जी भाई साहब कर रहे हैं। रजनीश जी भाई साहब, आपका स्वागत है। रजनीश जी भाई साहब के दाहिने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री न्याय एवं विधायी विभाग के ब्रजेश पाठक जी हैं। ब्रजेश पाठक जी, आपका स्वागत है। ब्रजेश पाठक जी के दाहिने डॉक्टर माला कुमार जी। डॉक्टर, आपका स्वागत है। तो आप तो बच्चों की ही डॉक्टर हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो बच्चे अधिक संक्रमित होंगे? अगर संक्रमित होंगे तो उनका बचाव कैसे किया जाए? खान पान में परिवर्तन के लिए जो भी चीज़ें बताई जा सकती हैं उस पर आपका मार्गदर्शन चाहिए। नमस्कार। ये बात सच है कि पहली लहर गुजर गई और जब दूसरी लहर आई तब हम सबको उसने अचानक घेर लिया। लेकिन तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी ये अभी हम 100% श्योरिटी के संग नहीं कह सकते हैं। तो ज़रूरी और आवश्यक ये है कि हम इस तीसरी लहर के लिए तैयार हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। बच्चों में संक्रमण होने का चांस कम होता है क्योंकि संक्रमण के लिए एक रिसेप्टर की ज़रूरत होती है जो बच्चों के सांस की नली में होता है। तो एडल्ट्स के कंपैरिजन में बच्चों में ये रिसेप्टर कम होता है। ये रिसेप्टर से जो वायरस है, कीटाणु, वो उसमें अटैच होके ही शरीर के अंदर घुस पाता है। तो क्योंकि बच्चों में ये एस रिसेप्टर्स जो हैं वो कम होते हैं, इसलिए बच्चे संक्रमित भी कम होते हैं। इस संक्रमण को रोकने के लिए भी हमारे पास उपाय हैं। तो छोटी छोटी बातें जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे के बीच में 2 मीटर की दूरी हम रखें, मेले में ना चले जाएं, बंद जगहों में ना जाएं, बच्चों को लेके शादी में ना चले जाएं, भरे बाज़ार में बच्चों के संग ना चले जाएं। 2 मीटर की दूरी अगर हम रखेंगे तो ये संक्रमण होने की चांस कम होगी। मास्क को पहनने का भी एक तरीका है, मास्क कैसा होना चाहिए उसका भी एक तरीका है। बच्चों के लिए कौन सा मास्क सही है वो भी हमको पता होना चाहिए। तो ये बताया गया है, WHO ने कहा कि 5 और 5 साल से छोटे बच्चों को मास्क पहनने में दिक्कत होती है। तो उनके लिए मास्क पहनना कोई अनिवार्य हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि हो सकता है मास्क को वो ठीक से हैंडल ना कर सके। तो इसलिए जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं वो अगर उनके माँ बाप उनको मास्क पहनाते हैं तो बहुत ध्यान से पहनाएं। ध्यान रखें कि बच्चा क्या कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि उसकी सांस रुक रही है मास्क की वजह से। अब ये है प्रश्न कि मास्क होना कैसा चाहिए। तो कपड़े से बने हुए मास्क जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। और हम दूसरा मास्क, जैसा मैं पहनी हुई हूँ सर्जिकल मास्क, इस तरह के भी मास्क बच्चे पहन सकते हैं। रेस्पिरेटरी एटिकेट का मतलब ये है कि बच्चों को हम सिखाएं और हम खुद इसका अनुपालन करें कि अगर हम छींक रहे हैं या हम खांस रहे हैं तो हम ऐसे ही ना छींक दें, ऐसे ही ना खांस लें। हम अपनी कोहनी में ऐसे करके छींकें और ऐसे करके खांसें ताकि जो कुछ ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं वो पूरे एटमॉस्फेयर में ना जाके हमारे ऊपर ही रह जाए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चों में संक्रमण ना हो। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मंत्री जी, आप तो सारी लहर देख रहे हैं, लेकिन ये जो तीसरी लहर की संभावना है इसमें बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे, ऐसा विषय बार बार आ रहा है। तो उनको कैसे शासन प्रशासन हैंडल करेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, इस पे मार्गदर्शन करें। तीसरी लहर में इस बात की चिंता व्यक्त की गई है दुनिया के विभिन्न प्लेटफार्म्स पर कि बच्चों में ज़्यादा घातक होगी तीसरी लहर। हमारी सरकार ने उसके लिए बेहतर इंतजाम पहले से किए हैं। हमने सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बच्चों के ICUs, जहाँ पर कोरोना की बीमारी का इलाज हो सके, यानी ऑक्सीजन पर्याप्त उपलब्ध हो, और इस संबंध में हमने बच्चों के लिए आरक्षित कर दिया है, पहले से तय कर दिया कि बच्चों के कोरोना इलाज के लिए अगर ऐसी आपात स्थिति आती है तो उपलब्धता बनी रहे बच्चों के लिए। तो उसके लिए हमारी सरकार ने तय किया कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, CSCs हैं, PSCs हैं, सब में हम, यदि 50 बेड का हॉस्पिटल है तो हम ऑक्सीजन प्लांट वहाँ लगा रहे हैं। और सभी विधायकों से, सभी सांसदों से, माननीय मंत्रियों से ये कहा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर विधायक कम से कम 2 हॉस्पिटल्स को गोद लेगा। हमारी पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया है और हमने ऐसा सुनिश्चित किया है कि सभी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट पहले से लग जाएं।
बच्चों के लिए बेड्स का इंतज़ाम पहले से हो जाए, आईसीयूज का इंतज़ाम पहले से हो जाए, और जो भी उनके लिए जीवन जीने लायक उपकरण हैं या दवाइयाँ हैं, चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग हैं, उनकी राय लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और ये हमने सुनिश्चित लगभग कर लिया है। लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में बच्चों के आईसीयूज का स्थापना कर दिया गया है। बच्चों के भविष्य को, बच्चों की चिकित्सीय व्यवस्था को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुँचे, इसके लिए हम पूरी तरह से सजग हैं। धन्यवाद मंत्री जी। रजनीश जी भाई साहब, आपको क्या लगता है 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चों को कोई चीज़ ज़बरदस्ती खिलाई जा सकती है या ज़बरदस्ती उन्हें मास्क लगवाया जा सकता है? धन्यवाद सौरभ जी। एक तो ये जो विषय है, बच्चे हैं अनमोल, तो जब अपन कोई चीज़ कहते हैं तो इसका मतलब अपन उसको वैसा बनाना है। बच्चे अनमोल हैं, वो अनमोल बने रहें, इसके लिए सारे प्रयास करना पड़ते हैं। अलग अलग गुण हैं, उन गुणों की कुछ कथा कहानी भी बताना पड़ता। साहस है, अब आएगा कोरोना, आएगा, तीसरी लहर आएगी, लेकिन उसके अंदर साहस भी भरना है कि आएगा तो ठीक है, देखा जाएगा। उसके अंदर और भी गुण हैं। उसके अंदर एक भाई को हो गया, एक साथ सेफ है, उन दोनों के बीच में कैसा व्यवहार, ये भी इस बड़ों के बीच में बहुत देखने को मिला इस कोरोना की 2 लहरों में। समस्या के दौरान एक हल हमारे विद्यालयों ने निकाला। आज उसको यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं उसको शायद शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ने का ऐसा सोच रही, ऐसा दिखता है। मोहल्ला पाठशाला, गांव पाठशाला, मोहल्ला पाठशाला कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए अभी भी जब तक कि विद्यालय नहीं खुल रहे तो कुछ चीज़ें सामूहिकता में सीखी जाती हैं, अकेले नहीं सीखी जाती। तो ये बच्चों का सब मस्ती जिंदा रहेगी, बच्चों का खेल खेल में सीखने का क्रम जिंदा रहेगा। धन्यवाद रजनीश जी भाई साहब। डॉक्टर साहब, अभिभावकों की तरफ से एक प्रश्न पिछली 8 परिचर्चाओं में लगातार आया। आज आप उपयुक्त हैं, डॉक्टर हैं, जिनसे वो प्रश्न हम पूछ सकते हैं। अभिभावकों का कहना है कि जब हम बच्चों के इलाज के लिए जाते हैं तो बाल रोग चिकित्सक, पेडियाट्रिक का एक्सपर्ट डॉक्टर यही ढूंढते हैं। तो क्या अपने पास इतने डॉक्टर हैं, और अगर उपलब्ध नहीं है तो कैसे चिकित्सा की जाएगी, इस पे मार्गदर्शन करें। तो अगर तीसरी लहर में बहुत सारे बच्चे संक्रमित होते भी हैं, पहली तो बात है कि होने नहीं चाहिए अगर हम इतने सारे प्रिकॉशंस रखेंगे। अगर वो होते भी हैं संक्रमित तो उसमें से बहुत ज़्यादा 80% के करीब जो हैं उनको या तो संक्रमण होगा, लक्षण कुछ नहीं होंगे बीमारी के, या बहुत ही माइल्ड लक्षण होंगे, जैसे हल्का फुल्का बुखार, नाक बहना, हल्की फुल्की खांसी आना, दस्त आ जाना, भूख ना लगना। तो ये जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, छोटे मोटे लक्षण हैं, इसके लिए कोई पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है डायग्नोसिस बनाने की। ये देखे कि मेरा बच्चा क्या कहीं ऐसी जगह गया था जहाँ पे उसको कोई कोरोना जिसको है ऐसे व्यक्ति से उसका संपर्क हो गया, तो उसको जल्दी से अपने बच्चे को, जो भी कोई सरकारी अस्पताल है उसमें जो भी डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर भी हैं, तो वो भी सक्षम है बुखार का इलाज करने में, जरा सा जुकाम का इलाज करने में। ज़रूरी यह है कि उन बच्चों की जांच हो। दूसरी बात हमें याद रखनी है कि भले ही हमने टीका लगवा लिया है, जो एडल्ट हैं घर में उन्होंने टीका लगवा लिया है, लेकिन उससे 100% सुरक्षा नहीं है, तो वो फिर से भी संक्रमित हो सकते हैं। जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनकी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये ज़रूर है कि उनकी जान नहीं जाती, उतना ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो वल्नरेबल है। तो इन सब बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मंत्री जी, जैसे दूसरी लहर में अचानक ऑक्सीजन की किल्लत हुई, लोगों का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होना शुरू हो गया और मुश्किल से 30-35 दिन पूरे देश में हड़बड़ी हो गई। उसके बाद सरकार ने अपने कुशल नेतृत्व में सारी परिस्थितियों को संभाल लिया। 20% बच्चे भी सीवियर हुए, तो क्या उनको संभालने भर के हमारे पास पेडियाट्रिक सेटअप हैं? पूरी तरह से चिकित्सीय व्यवस्था सारे बच्चों के लिए है। इवन देन बच्चों के साथ साथ अगर उनके अभिभावक भी संक्रमित होते, उनके लिए भी सारे इंतजाम हमने किए हैं।
पिछली बार जो ऑक्सीजन का केवल पैनिक हुआ था, हमारे पास डॉक्टरों की कहीं कोई कमी नहीं थी, हमारे पास चिकित्सीय उपकरणों की कोई कमी नहीं थी, हमारे पास दवाइयों की कोई कमी नहीं थी। आपको पता है, मुझे बताने में इस बात पर फख्र हो रहा है कि अपना भारत देश पहले पीपी किट और जो मास्क है इसके निर्माण के क्षेत्र में, सैनिटाइजर के क्षेत्र में उतना अग्रणी भूमिका पूरी दुनिया में नहीं निभा रहा था जितना अन्य देश निभा रहे थे। आज हम 1-2 में हैं पूरी दुनिया में। जो सर्वाधिक उपकरण ये जो कोरोना के हैं, चाहे मास्क हो, चाहे हमारा आपका ये पीपी किट हो, सैनिटाइजर हो या अन्य हो। पहले सोचिए जो वेंटिलेटर्स थे वो भारत में इतनी बड़ी संख्या में निर्मित नहीं होते थे। आज भारत में वेंटिलेटर्स बन रहे हैं और ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से संभव हुआ है, उनके दूरदर्शिता से संभव हुआ है। और ऑक्सीजन के लिए स्पेशल ट्रेन्स हमने चलाई हैं। ये किसी भी देश में सामान्यतः इतनी शीघ्रता से संभव तो छोड़ दी, सोचना भी नामुमकिन था, लेकिन कुशल नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी का और हम सब लोगों ने मिलकर के जिस ढंग से, बेहतर ढंग से कोरोना महामारी को नियंत्रित किया है, एकदम भरोसा दिलाना चाहता हूं, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। बच्चे हमारे लिए अमूल्य निधि हैं, उनके लिए व्यवस्था करना हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है और हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। धन्यवाद मंत्री जी। रजनीश जी भाई साहब, अपने अध्यक्षीय उद्बोधन को करते हुए आप हमारे अभिभावकों को और अन्य जो लोग इस परिचर्चा को सुन रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? चूँकि ये विद्या भारती के अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 लाख बच्चों तक तो कम से कम ये बात जा ही रही है और इसलिए अभिभावक जो अपने हैं वो 35 साल, 40 साल, 45 साल तक हैं, वो भी समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। ये कोरोना, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, पाठक जी ने भी बताया कि उतना ज़्यादा नहीं है जितना इसका एक भय बना दिया गया है। सौरभ जी भी अपनी बात में रखें तो डरना तो है, लेकिन इतना भी नहीं डरना है कि उसके कारण एकदम सारी गतिविधि, जैसा दूसरी लहर के पहले ही जान है, जहाँ जान भी और जहान भी, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। जो ऑनलाइन क्लास आपकी चल रही हैं, जैसी चल रही हैं, जितना आपको समझ आ रहा है, लेकिन रोज़ एक संस्कृत का नीति श्लोक लिखने का आप प्रयास करें। दूसरे दिन कोई अच्छी कविता नहीं लिख सकते तो रामचरितमानस है अपने देश में, और अपन अवध प्रांत में बैठे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, रामचरितमानस का एक 4 दोहा लिख लीजिए। इतनी बात। और इस कार्यक्रम में आप जो बच्चे हैं अनमोल, तो बच्चे वास्तव में अनमोल बने रहें, ये प्रयास हम सब लोग करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद भाई साहब। तो जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं वो एकदम निश्चिंत होकर अस्पतालों में जाएं, RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट लेके जाएं। OPD चल रही है, बच्चों के जो नियमित इलाज हैं, जो नियमित टीकाकरण हैं, उसको एकदम ध्यान से करना पड़ेगा। पिछली परिचर्चाओं में आपने जो प्रश्न दिए लगभग उनका सभी का जवाब आपको मिल चुका है। अब हम अगली परिचर्चा में 10वें अंक में बृहस्पतिवार 8 जुलाई को पुनः हाजिर होंगे। आपके जो प्रश्न आज आए हों उनको हमें भेजें। 10वें अंक में हम पुनः उन जवाबों के साथ उपलब्ध होंगे। इसी संकल्प के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।